अस्सलाम वालेकुम। ई कैट एम कैट का लेक्चर एप्टीट्यूड के हवाले से जारी है और बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हमने और आज का हमारा लेक्चर है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का टॉपिक है, एप्टीट्यूड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और पहले देखेंगे सब टॉपिक्स क्या क्या हैं इसके अंदर। जो सब टॉपिक पहला है वो है हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देन है हमारे पास थर्मोडायनामिक टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट्स, कंडीशन, बाउंड्री वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टीज सिस्टम की क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि हम फिजिक्स में भी पढ़ा है हमने और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के एंड देन मूव ऑन टू क्वेश्चंस जो कि लेक्चर्स के दौरान हम करते हैं। एप्टीट्यूड के बिल्कुल एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को करेंगे। और टॉपिक्स देखते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग हीट एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन, यानी कि फैक्टर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में और जब हीट इवॉल्व हो रही है कहाँ पर, सिस्टम में। ओके वेट करें। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक टर्म्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग हीट एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन। और मजीद टॉपिक्स देखते हैं जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। यानी टॉपिक है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं, उन सब को पहले कॉन्सेप्ट लेंगे देन उसके बाद क्वेश्चन की जाने मूव करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, हैज़ेस लॉ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। हीट ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन किन दो प्रोसेस पे या किन दो बुनियाद पे बेस कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स पे बेस कर रहा है और थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस कर रहा है। किस पे बेस कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पे बेस कर रहा है, थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस कर रहा है। पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है। थर्म का मतलब हम जानते हैं हीट होता है, डायनामिक का मतलब होता है मोशन। हीट यानी कि मूव कर रही है, ये वाली दिमाग में बात आ गई, सही है। डेफिनेशन देखते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर आती है थर्मोडायनेमिक्स, दैट डील्स विद फ्लो ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, यानी कि हीट अंदर आ रही है सिस्टम में और हीट बाहर जा रही है सिस्टम में। तो ये किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और ये थर्मोडायनेमिक्स किसके अंदर आती है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी का चेंज होना, जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चेंज होने की कोशिश करते हैं, सही, कुछ आदतें चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब कुछ कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आती हैं। चेंजेस किस बिहाफ पर आती है, एनर्जी की शक्ल में चेंजेस आती हैं। तो वो डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो पहला तो हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे बुक के अंदर, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का बहुत है और उसी पे हम रहेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ये भी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, लेकिन डील करती है कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी कि सिस्टम के अंदर आई, और इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब सिस्टम से निकल गई ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दोनों में फर्क है। वो सिर्फ डील कर रही है हीट जा रही है सिस्टम से, हीट बाहर आ रही है। कौन डील कर रही है, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोकेमिस्ट्री क्या डील कर रही है, कैलकुलेशन और मेजरमेंट हीट की प्रॉपर, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, कितनी निकल रही है सिस्टम से केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये फर्क है दोनों में। और ये दोनों डेफिनेशन, दोनों प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्म का मतलब बताया हीट, यानी कि हीट, केमिकल हीट रिएक्शंस देखेंगे इसके अंदर। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी चेंजेस मटेरियल चेंजेस के साथ आकर, मतलब जैसे कि फर्ज करें, कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मटेरियल क्या चेंज हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया मटेरियल बना। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे थे एनर्जी उस वक्त कम थी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी।
ये एनर्जी का चेंज जो हम पढ़ते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन में। एनर्जी का चेंज किसके साथ, मटेरियल चेंज के साथ। तो ये एग्जाम्पल थी एक। क्लासिफिकेशन क्या है थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, दो क्लासिफिकेशन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। शॉर्ट फॉर्म देखूं तो एक्सो का मतलब हीट है, एंडो का मतलब कोल्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हीट सिस्टम से बाहर जा रही होगी एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में सिस्टम के अंदर आ रही होगी हीट। दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिफरेंस देखते हैं इनका। एक्सोथर्मिक में इमिशन ऑफ एनर्जी होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी एनर्जी एक्सक्रीट आउट हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, एनर्जी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। एंडोथर्मिक में केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकम्पाइंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी यहाँ सिस्टम के अंदर आती है यानी कि एब्जॉर्ब होती है। दो प्रोडक्ट कोई भी मिलेंगे, एक नया प्रोडक्ट जब बनेगा, या ये कहें दो रिएक्टेंट जब मिलेंगे एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक। इक्वेशन आ गई है, कार्बन मिल रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट कुछ रिलीज हो रही है, तो ये एग्जाम्पल आ गई किसकी, एक्सोथर्मिक की। जब भी प्लस हीट आपको प्रोडक्ट साइड पे दिखे तो आप समझ जाए वो रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। दूसरी एग्जाम्पल एंडोथर्मिक की है। आप देखें रिएक्टेंट साइड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब ये फिनोमेना क्या हुआ, एंडोथर्मिक। रिएक्टेंट साइड में क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, हीट, दैट इज एंडोथर्मिक। फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू, एंथैल्पी टोटल हीट कंटेन ऑफ द सिस्टम होती है, यानी जितनी हीट सिस्टम के अंदर जा रही है टोटल, उसमें इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है, एंट्रोपी भी आ जाती है, उन सबका सम कहलाता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या होती है, नेगेटिव होती है। इन्वर्स करेंगे एंडोथर्मिक में, क्या होती है एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, पॉजिटिव होती है। ये पॉइंट्स याद रखते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत काम आएंगे ये पॉइंट्स। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, पहली टर्म है हमारे पास सिस्टम, एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स दैट इज अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर साइंटिस्ट हैं और वो लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, तो वो उनका लेबोरेटरी वाला जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो कहलाएगा उनका सिस्टम, वो एक सिस्टम में रहकर काम कर रहा है। अब सिस्टम भी हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर मैटर भी आ जाए और एनर्जी भी आ जाए और इसी तरह बाहर भी जा सके, यानी कि मैटर आ भी जाए और एनर्जी आ भी जाए, इसी तरह मैटर बाहर और एनर्जी बाहर दोनों जा सके। क्लोज सिस्टम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैटर आ सकेगा, एनर्जी नहीं आ सकेगी और ना ही एनर्जी जा सकेगी, क्योंकि जब एनर्जी आएगी नहीं तो जाएगी कैसे। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर आता है सिस्टम के अंदर, ना ही एनर्जी आती है। तो ये तीन सिस्टम के टाइप हैं। सराउंडिंग उसके बाद आते हैं। अब जहाँ सिस्टम यानी कि जहाँ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो रही है वो तो कहला रहा है सिस्टम, सही है, किसी भी यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में। लेकिन जहाँ नहीं हो रही है, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स और आउटसाइड द सिस्टम, वो सारा का सारा हमारा सराउंडिंग है। जैसे इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये पूरा एक सिस्टम है। इस मेरे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे कमरे से बाहर पूरा कहलाएगा सराउंडिंग, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा। मेरी टीचिंग जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसके अंदर आ रहा है, सिस्टम के अंदर आ रहा है। बाउंड्री है एनी रियल और इमेजिनरी लाइन दैट डिफरेंशिएट सिस्टम फॉर सराउंडिंग, ऐसी तस्वुराती लाइन जो सिस्टम को डिफरेंशिएट करे सराउंडिंग से। चेंज, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। पानी का जो वॉल्यूम था एक बीकर के अंदर, वो था फर्ज कर लें 10 ml। अब मैंने उसको पैन में रख के टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, पानी का वॉल्यूम कम हो गया। टेम्परेचर T1 से मैंने कर दिया T2। तो कोई भी सिस्टम की कोई भी स्टेट इनिशियल से फाइनल स्टेट में चेंज हो रहा है तो उनका डिफरेंस कहलाता है हमारे पास चेंज। अब यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन आ रही है या स्टेट की थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स आ रही है, ऐसी कंडीशन जिसमें प्रॉपर्टी सिस्टम की हमें पता हो या स्पेसिफाइड हो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सी सेल्सियस,
तो आप समझ जाएंगे पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, पानी गैसियस फॉर्म में, पानी एवोपरेट हो चुका है, क्योंकि 100 डिग्री सी में पानी क्या होता है, एवोपरेट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ सिस्टम, बड़े पैमाने पर, और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। बल्क ऑफ सिस्टम में हमारे पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आते हैं, और अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का डिफरेंस देखते हैं। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सिस्टम, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल पर डिपेंड से आज़ाद हो, मटेरियल पर डिपेंड ना करें, वो कौन कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये मास जितना भी दे दो आप इन्हें, ये डिपेंड नहीं करती। विस्कोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। एक्सटेंसिव में जो डिपेंड करें, सारी की सारी एनर्जी डिपेंड करती है मास पर, एनर्जी मास रिलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक फिजिक्स के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, जितनी भी एनर्जी है वो डिपेंड करेंगी मास पर। इंथैल्पी भी एनर्जी है, एंट्रोपी भी एनर्जी है, वॉल्यूम, मोल्स, इंटरनल एनर्जी आदि एग्जाम्पल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि सिस्टम की और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, या एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इट वन फॉर्म टू अनदर। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, हीट सप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की साइन कन्वेंशन देखते हैं। अगर हीट सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के जरिए बाय द सिस्टम, तो हम क्यू लेंगे पॉजिटिव इस फॉर्मूले के अंदर, और अगर हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो क्यू लेंगे नेगेटिव। इसी तरीके से वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क लेंगे नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के जरिए वर्क हो रहा है, तो वर्क लेंगे पॉजिटिव इस फॉर्मूले के अंदर, साइन रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, क्या क्या फैक्टर्स हैं, अमाउंट यानी कि मटेरियल, मैटर, मास कितना है सब्सटेंस का, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, वेदर द प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। एप्लीकेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये आपके सामने एक तस्वीर शो हो रही है जिसके अंदर एक पिस्टन शो हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। इनिशियल वॉल्यूम का पिस्टन का V1, जैसे ही हमने प्रेशर को रिलीज करा या ऊपर लेके गए तो फाइनल वॉल्यूम हो गया हमारे पास V2, एरिया आ गया पिस्टन का, और V2 माइनस V1 कहलाएगा चेंज, डिफरेंस इन वॉल्यूम से हमने शो किया हुआ है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, या इट कैन बी एक्सप्रेस एज, बेसिकली एप्लीकेशन कहलाती है प्रेशर वॉल्यूम पर, यानी वर्क बराबर है किसके, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पर, और सिंपल वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर पर अकर हो रहा है, तब इस क्यू वाले फॉर्मूले में या इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या चेंजेस आएगी, और इसी तरीके से अगर कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है तो क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले चलते हैं प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम 0 है। मैं इक्वेशन 1 में डेल बी की जगह रख दूंगा 0, तो मेरे पास आंसर आएगा Q बराबर है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, मतलब तमाम की तमाम हीट बराबर होगी किसके, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। और अगर मैं बात करूं प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल ई डिफरेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल, तो E2 माइनस E1, ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दी सारी, और सिंप्लीफाइड करके एक चीज बस आपको दिमाग में रखनी है, इंथैल्पी क्या होती है। इंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑफ द सिस्टम का सम, यानी ये कह लें टोटल एनर्जी कंटेन ऑफ द सिस्टम कहलाती है हमारे पास इंथैल्पी। इंथैल्पी की बहुत अहमियत है क्योंकि टोटल एनर्जी है ये किसका सम है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो E2 प्लस PV2, अब यहाँ पे 0.2 इस्तेमाल हो रहा है तो बराबर होगा ये H2 के, इसी तरह यहाँ पर 1 इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आ गया H1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर पर तमाम की तमाम हीट बराबर होगी इंथैल्पी के चेंज के बराबर होगी, और इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम में तमाम की तमाम हीट बराबर होगी इंटरनल एनर्जी के चेंज के। थर्मोडायनेमिक फंक्शन,
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी बड़े पैमाने पर जो डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल स्टेट किसकी, सिस्टम की। एग्जाम्पल है मेरे पास एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, प्रेशर, ये तमाम की तमाम फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1, वॉल्यूम V2 माइनस V1, और भी फाइनल कंडीशन इनिशियल कंडीशन हो सकती है, वैसे अभी फिलहाल 2 बता रहा हूँ आप लोगों को। एंट्रोपी भी हो सकती है, प्रेशर P2 माइनस P1, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी फाइनल कंडीशन भी होती है और इनिशियल कंडीशन भी होती है। हैज़ेस लॉ, हीट एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन किसके दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान होती है, सब जानते हैं। इंडिपेंडेंट है किससे, पाथ और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आप जितने ज्यादा स्टेप्स कर लो, जितने कम स्टेप्स कर लो, इससे आजाद है। क्या आजाद है, हीट की एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है, लास्ट पॉइंट देखना है, यही है समझने वाला। डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अभी देख कर थर्मोडायनेमिक फंक्शन, क्या कि वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो डिपेंड करे किस पर, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर। तो हैज़ेस लॉ का लास्ट वाला जो पॉइंट है ये दिमाग में रखना है कि हीट निकलती है सिस्टम से, एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, और इंडिपेंडेंट होती है पाथ से। रास्ते जितने आप स्टेप्स कर लें, एक पेज कर लें, 2 लाइनें कर लें, उससे आजाद है। टोटल एंथैल्पी हम निकालते हैं कैसे, इज द सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। सम करके तमाम इंडिविजुअल स्टेप्स की एंथैल्पी को हमारे पास आ जाती है टोटल एंथैल्पी। क्वेश्चन में भी देखेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास, NaOH रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये कोल्ड ड्रिंक जो है हमारे पास प्रिपेयर होती है, ये तीनों इक्वेशन उसी की हैं। कोल्ड ड्रिंक हमारे पास प्रिपेयर होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स करते हैं, हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं है, ये NaSCO3 है। आप देखें H क्या है मेरे पास, एंथैल्पी कितनी है, -41 किलो जूल पर मोल। इसकी बात होती है, इसमें एनर्जी चेंजेस आती हैं। NaSCO3 में जब मैंने दोबारा NaOH डाला तो मुझे क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। अब देखें एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई, -49 किलो जूल पर मोल, माइनस में है, कम हो। एट द टू रिएक्शंस वी गेट, माइनस का मतलब है इतनी एनर्जी निकल रही है, स्प्लिट आउट हो रही है सिस्टम से। मैंने इन दोनों रिएक्शन को सम अप करा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। टोटल एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, is the sum of in all enthalpy of individual steps। फर्स्ट सेकंड इंडिविजुअल स्टेप से इन दोनों का सम अप करूंगा, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। मुझे किसकी एंथैल्पी चाहिए, सोडियम कार्बोनेट की। ऐड अप करा, NaOH प्लस NaOH 2NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड आया यहाँ से, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। NaSCO3 जो कि लेफ्ट साइड पे था दूसरी इक्वेशन के, और ये वाला NaSCO3 पहली इक्वेशन के राइट साइड पे था। तो एडिशन में कैंसिल आउट हो जाते हैं, अपोजिशन कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जाहिर है दोनों इक्वेशन ऐड हो रही हैं तो एंथैल्पी भी ऐड होंगी। दैट इज 41 प्लस 49, साइन तो सेम है तो इसलिए ऐड अप होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आती है। 41 प्लस 49 90 हो गया। इतनी किलो जूल पर मोल हीट हमारे पास निकलेगी एंथैल्पी की सूरत में, सिस्टम से बाहर जाएगी, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एक मोल सब्सटेंस अपने ही एलिमेंट से बने और उस दौरान क्या हो, हीट निकले या एब्जॉर्ब हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट करे किससे, ऑक्सीजन से, और मुझे मिले कार्बन डाइऑक्साइड। हीट कितनी निकल रही है, -394 किलो जूल पर मोल। कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हीट भी निकल रही है, -394 किलो जूल पर मोल। तो ये डेफिनेशन बनी हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमारे पास एक और डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब when 1 mole of a substance is formed from its element। ये वाला पॉइंट तो सेम है हीट ऑफ फॉर्मेशन के मुताबिक। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर।
अब देखिए टेम्परेचर क्या गिवन है सवाल में, इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 atm एट सी लेवल, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी सब्सटेंस की। टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन और प्रेशर क्या है 1 atm, सी लेवल की बात हो रही है। तो ये सारे हमने टॉपिक आज डिस्कस करें।